इस केस को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यार। कैसा कंफ्यूजन? अब मतलब इसे केस बोलूँ या फिर हिस्ट्री? अबे यार ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या मतलब? सीधी बात, ये हिस्ट्री है, मतलब इंग्लिश हिस्ट्री। बिल्कुल, चलो ठीक है। तो इस हफ्ते में एक हिस्टोरिकल केस कवर करेंगे। एक मिनट भाई, अब क्या हो गया यार? ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज नहीं हो रही हमारी? अबे हाँ यार, चलो लेकिन इसे थोड़ा धीरे धीरे क्लियर करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो दोस्तों जो मुझे नहीं जानते हैं, हमें भाई, हाँ ठीक है ना। तो दोस्तों जो हमें नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल और मेरा नाम आर्यन, और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया था, ये इंसिडेंट इंग्लिश हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था। इसमें बिल्कुल कोई भी शक नहीं है। अपने टाइम में ब्रिटिशर्स अपने किंगडम, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और ये हिस्टोरिक केस उन बहुत सारे एग्जाम्पल्स में से एक है। बिल्कुल, और ये इंसिडेंट तो मिड 1800 का है। चलो अब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। अब आप पहले पीछे जाओगे या मैं जाऊँ? दोनों ही चलते हैं। तो आज एक बार फिर से मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक इंग्लिश काउंटी में जिसका नाम है केंट, और केंट में हमें जाना है ग्रीन हाइथ में, जो कि एक गांव है, यानी एक विलेज, और ये समय है मिड 1800 का। अब मिड 1800 में रहना ऐसा ही था जैसे कि लेट 90s या फिर अर्ली 2000 में था, या फिर जैसे पोस्ट वॉर के बाद साल 1950s के करीब। अब मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि लेट 90s के बाद ही एक डिजिटल बूम आया था, और 1950s के टाइम ही दुनिया रिकवर होना स्टार्ट हुई थी, और इकोनॉमिकली हर देश ठीक होना चाह रहा था। अब इसका कहने का मतलब ये है कि उस टाइम दुनिया बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही थी, और मिड 1800 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। नेपोलियनिक वॉर्स खत्म हो चुके थे, स्टीम इंजन्स दुनिया में आ चुके थे, और उसके साथ साथ उसी की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। और ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोग पहली बार वर्ल्ड मैप बनाने के बहुत करीब थे, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज अभी तक रह रही थी, और वो चीज थी नॉर्थ वेस्ट पैसेज। अब जिसको नॉर्थ वेस्ट पैसेज के बारे में पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट पैसेज एक समुद्री रास्ता है जो कि अटलांटिक ओशन से होते हुए पैसिफिक ओशन की तरफ जाता है। अब सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं। उसके बीच में बहुत ज्यादा कैनेडियन आइलैंड थे जिनको हम आर्कटिक आर्कीपेलेगो के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे टोटल 36,000 यानी 36,000 आइलैंड थे जो कि कनाडा और आर्कटिक सर्कल के बीच में थे, यानी आर्कटिक ओशन के पास ही, और इसी बीच में से निकालना था नॉर्थ वेस्ट पैसेज। अब पूरी दुनिया में सबको व्यापार करना था। अब क्योंकि अमेरिका का शेप एक बहुत बड़ी रुकावट था, इसीलिए शिप्स को नीचे से साउथ अमेरिका की तरफ से जाना पड़ता था, और वो रास्ता बहुत ही लंबा पड़ता था, और कई सालों से ब्रिटिशर्स इस चीज से निजात पाना चाहते थे, क्योंकि एक छोटा रास्ता बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब नॉर्थ वेस्ट पैसेज की जो मैंने बात करी है, वो आइलैंड्स हमेशा बर्फ से जमे होते थे, तो वहाँ रास्ता बनाना उतना आसान नहीं था, और कई बार ब्रिटिश आर्मी इस चीज़ को बनाने से गिव अप भी कर चुकी है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये चीज़ उतनी आसान नहीं थी। अब ब्रिटिश एडमिरलिटी के सेकंड सेक्रेटरी, जिनका नाम जॉन बैरो था, जिनकी उम्र 81 ईयर्स की थी, वो यहाँ पे एक आखिरी चांस लेना चाहते थे अपने रिटायरमेंट से पहले। अब कुछ लोग ब्रिटिश एडमिरलिटी के बीच में कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश एडमिरलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक ऐसी चीज थी जो कि नेवल अफेयर्स को हैंडल करती थी। आसान भाषा में आपको बताऊं तो समुद्र की सारी चीजें, आना जाना, सारा ट्रेड, ये सब चीजें ब्रिटिश एडमिरलिटी के अंडर ही था। तो अब फाइनल एक्सपेडिशन के लिए उन्होंने अपना लीडर चुनना शुरू कर दिया, जिसमें से पहले दोनों दावेदार अपने से ही पीछे हट गए। अब पहले का नाम था विलियम पेरी। अब उनका ये कहना था कि वो आर्कटिक ओशन में जा जाके परेशान हो गए हैं, इसीलिए अब वो वहां पे नहीं जाना चाहते थे। और दूसरे का नाम था जेम्स रॉस, जिनकी बीवी ने उनको वहां जाने से मना कर दिया। अब तीसरी चॉइस थे फ्रांसिस क्रॉजियर, लेकिन इनको एडमिरलिटी ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एक आयरिशमैन थे और उसके साथ साथ एक नीच जात के इंसान थे। इसके बाद चौथे दावेदार सामने आए, जिनका नाम था जेम्स फिट्जजेम्स, लेकिन इनको भी एडमिरलिटी ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यंग और बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस थे। अब आखिरी चॉइस थे
सर जॉन फ्रैंकलिन, और ये उनका तीसरा ट्राई होने वाला था इस पैसेज को ढूंढने का। उन्होंने अपने पहले दोनों ट्राई में अपने आधे आदमियों को खो दिया था और इसीलिए पूरे एडमिरल्टी में उनकी बहुत बेइज्जती भी हुई थी। लेकिन उनकी खास बात ये थी कि उनके साथ काम करने वाले आदमी उनको बहुत पसंद करते थे और उनको बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक भी बताते थे। कुछ लोगों ने उनकी दिक्कतों के बारे में बताया, जैसे कि वो बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये कि उनका गोल नज़दीक ही होता है, लेकिन उनकी कुछ लापरवाही की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब एक बार फिर से एडमिरल्टी ने उन पे भरोसा किया और इस मिशन की कमान उनको ही दी और उनके अंदर 2 आदमी को रखा जो कि हमारे पिछले 2 दावेदार थे, यानी फ्रांसिस क्रोजियर और जेम्स फिट्जजेम्स। अब ये दोनों सेकेंड और थर्ड कैप्टन होने वाले थे और इनके अंडर में 2 शिप्स रहेंगी जिनका नाम टेरर और एरेबस था। दोनों ही शिप की टेक्नोलॉजी से कोई भी कटौती नहीं की गई थी और इनकी जो लीडिंग शिप थी एरेबस, वो पूरे 105 फीट लंबी थी, यानी 32 मीटर लंबी, और जो दूसरी वाली थी टेरर, वो थोड़ी सी पुरानी और थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन फिर भी वो लगभग 102 फीट लंबी थी। अब एरेबस को बनाया गया था 1826 में और टेरर को बनाया गया था 1813 में। अब इन्हीं 2 शिपों को इसलिए चूज किया गया था क्योंकि इनके बॉम्ब वेसल्स बहुत ज्यादा तगड़े थे। अब बॉम्ब वेसल्स का मतलब ये होता है, अब बॉम्ब वेसल्स को इसलिए यूज किया जाता है कि सामने वाली बर्फ की चट्टान को बॉम्ब की मदद से ही शिप से ही तोड़ दिया जाए ताकि सामने का रास्ता क्लियर हो सके। अब इन शिप्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दिया गया था, यानी इनकी सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ठीक कर दी गई थी। जैसे इनके इंजन्स यानी स्टीम इंजन्स जो कि लंदन से आए थे, उनको बेस्ट पॉसिबल इंजन्स बनाया गया था। अब इस जर्नी के लिए डैग्यू इरियो टाइप कैमरा भी लिया गया था। अब ये उन पहले कुछ कैमराज में से थे जो कि पब्लिकली लोगों को देने के लिए अलाउ करे गए थे, मतलब कि लोग इन्हें खरीद सकते थे। अब इस मिशन के लिए इतनी तैयारी इसलिए हो रही थी क्योंकि ये ज़माना था 1840s का और उस टाइम आर्कटिक जाना ऐसा था जैसे कि आप दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हो। अब जो 24 ऑफिसर्स को इस मिशन के लिए चूज किया गया था, उनमें से सिर्फ 6 ऑफिसर्स को ही आर्कटिक ओशन का एक्सपीरियंस था। अब आप खुद ही सोचिए, ज़्यादातर ओशन बर्फ से ही ढका होगा, यानी चीज़ें ज़्यादातर सॉलिड ही मिलेंगी। इसीलिए इस मिशन की अच्छे से तैयारी की जा रही थी। आखिरकार 19 मई साल 1845 को एरेबस और टेरर ग्रीन हिट के गांव से चल दिए। दोनों शिपों को जोड़कर 134 आदमी थे। एक शिप की कैट थी, एक शिप पे एक कुत्ता था जिसका नाम नेपच्यून था, एक शिप पे बंदर था जिसका नाम जैक था, जो कि लेडी फ्रैंकलिन ने दिया था। दोनों शिप्स पे मिला के 2 टन तंबाकू, 7,500 लीटर शराब, 12,000 किताबें और कुछ थिएटर के कॉस्ट्यूम्स, स्पोर्ट्स गियर और सबसे ज़रूरी 16,000 टीन के कैन जिनमें खाना था, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब शिप का पहला स्टॉप आता है स्ट्रॉमनेस, स्कॉटलैंड में। फिर वहां से अटलांटिक से होते हुए व्हेल फिश आइलैंड जो कि वेस्ट कोस्ट ग्रीनलैंड में है, और वहां से 2 और शिप टेरर और एरेबस के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन कुछ सामान को देने के बाद वो दोनों शिपें वापस इंग्लैंड चली जाती हैं। लेकिन वो अकेले इंग्लैंड नहीं जाती, 5 आदमी अटलांटिक क्रॉसिंग में बीमार पड़ जाते हैं, तो वो 5 आदमी भी उन दोनों शिपों में बैठकर इंग्लैंड चले जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक्सपेडिशन के क्रू मेंबर्स ने अपने घर वालों को लेटर्स लिखे। उनमें उन्होंने ये बताया कि साइंटिफिक वर्क जैसे कि वेदर को ट्रैक करना और अदर नेचुरल फिनोमिना, ये सारी चीज़ें लगातार जारी थी। इसके साथ साथ फ्रैंकलिन ने शिप पर गाली गलौज और दारू पीकर हंगामा करना बैन करा दिया है। लेकिन सेलर्स के साथ ये कितने दिन तक चलता है ये अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पूरा क्रू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी था। और हो भी क्यों ना, आखिर हिस्ट्री बुक्स में उन सबका नाम आने वाला था। आखिरकार 12 जुलाई साल 1845 में 129 आदमियों के साथ वापस से वो दोनों शिप आगे बढ़ी। उसके बाद 2 व्हेलिंग शिप की मुलाकात हुई एरेबस और टेरर से, और वो मुलाकात हुई थी बेफिन बे में। अब क्योंकि रूट एक पड़ गया था इसीलिए इन शिप्स की मुलाकात हुई। लेकिन ये आखिरी बार था कि किसी ने फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन को जिंदा देखा था। वो शिप्स एक जगह रुकी हुई थी, बहुत बड़े आइस का हटने का वेट कर रही थी, और उस चैनल को लोग बोलते थे लैनसेस्टर साउंड। और वहीं से हमारी फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन आगे बढ़ी और सिंपली गायब हो गई। इसके बाद 150 साल लग गए और बहुत सारे एक्सपेडिशंस, इन्वेस्टिगेशन
इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि आखिर फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन के साथ हुआ क्या था। लेकिन जितना मुझे अपनी रिसर्च से पता चला है, मैं आपको पूरी बात अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोनों शिप धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी। अब नॉर्थ में समर तो थी, लेकिन धीरे धीरे चलना बहुत ज़रूरी था। अब इसका रीज़न ये था कि पानी में बहुत सारे बर्फ के टुकड़े थे और उनको साइड हटा हटा कर ही शिप आगे बढ़ाना था। इसीलिए अगर वो लोग तेज़ी करते तो शिप पहले ही डूब जाता। लेकिन चीज़ें खराब होना यहीं से शुरू हुई थी। अब देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। उन दोनों शिप्स में बहुत बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ब्रास पॉपुलर्स, अब आसान भाषा में बताऊं तो शिप के नीचे लगे हुए बड़े बड़े पंखे जिनको देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं, वही ब्रास पॉपुलर्स थे। उनकी टेक्नोलॉजी तो अच्छी थी, लेकिन वो एक साथ 4 नॉट्स में 25 हॉर्स पावर्स की ही पावर को जनरेट कर सकते थे। अब देखा जाए, आइस ब्रेकिंग शिप जो कि बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है, उन शिप्स के कंपेयर में 1/10 पावर ही इन दोनों शिप्स के पास थी, मतलब बहुत ही कम। अब ये चीज सामने तो सबकी थी, इसके साथ साथ एडमिरलिटी ने शिप में सिर्फ 12 दिन का ही फ्यूल डाला था। अब इसका मतलब ये था कि वो शिप्स लगभग 800 किलोमीटर ही चल सकती थी। अब दोनों शिप्स कॉर्नवालिस आइलैंड से होते हुए बीचले आइसलैंड पे पहुंच गए थे, जो कि बैफिन बे से लगभग 350 किलोमीटर दूर था। अगर कंडीशंस को मद्देनजर रखा जाए तो ये प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। ठंड बढ़ रही थी, इसीलिए बीचे आइलैंड के साथ साथ डेवॉन आइलैंड पे शिप्स रुक गईं और वहीं पे टेंट वगैरह लगा के क्रू रुक जाता है। अब वो ठंड इतनी ज्यादा थी कि दोनों शिप्स के अराउंड पूरे तरीके से बर्फ जम चुकी थी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बोला कि शिप में 12 दिन का फ्यूल मौजूद तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिप्स लगातार 12 दिन चल रही हैं, इसलिए फ्यूल चल रहा है, क्योंकि शिप्स रुक रुक के चल रही हैं। अब 1845 के विंटर्स के बीच लगभग 3 क्रू मेंबर्स को बीचे आइलैंड पे ही दफनाया गया, क्योंकि निमोनिया की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब सडनली शिप्स के गायब होने का कोई एक रीजन नहीं था। मैंने फ्यूल्स के बारे में बता दिया, जो प्रोपेलर्स की लेस पावर थी आइस ब्रेकिंग के लिए, ये भी चीज मैंने आपको बता दी। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज थी खाने का कम पड़ना, क्योंकि लगातार खाना खराब हो रहा था। अब इतनी लंबी ट्रिप पे वो खाना तो बहुत सारा लेके आए थे, लेकिन खाना खराब होना बड़ी आम बात है। लेकिन एक चीज नोटिस की गई थी कि बहुत सारे कैन को सही तरीके से बंद नहीं किया गया था, इसी वजह से खाना लगातार सड़ जा रहा था। अब 1984 की एक स्टडी से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई। जिस इक्विपमेंट में वो लोग पानी पी रहे थे, सी सॉल्ट में एक्सपोज होने की वजह से उसकी लिड पाइपिंग खराब हो रही थी और उन सभी के शरीर के अंदर लेड जा रहा था, और इसकी वजह से उन सभी के शरीर में जिंक डिफिशियंसी भी हो जा रही थी। तो खाना खराब होना, लेड की पॉइजनिंग, जिंक डिफिशियंसी, ये सारी चीजें क्रू में डिजीज फैला रही थी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो 5 लोग जिनको शिप से हटाकर लंदन भेजा गया था, उन सभी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। इसका ये मतलब है कि शिप पे ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस फैल चुका था। अब धीरे धीरे साल 1846 आ गया और यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होनी शुरू हो गई। अब होता यूं है कि शिप साउथ की ओर बढ़ता जा रहा था, यानी किंग विलियम आइलैंड की तरफ। अब उस टाइम ये चीज कंफर्म नहीं थी कि किंग विलियम एक आइलैंड था या फिर कुछ और। अब यहाँ पे फ्रैंकलिन को एक चॉइस लेनी थी। अगर वो लोग किंग विलियम आइलैंड पे चले जाते हैं और वो एक आइलैंड मिलता है, तो वो सदर्न वाटर को बहुत जल्दी क्रॉस कर लेंगे। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि वो किंग विलियम आइलैंड के वेस्ट में ही धीरे धीरे चलते रहे, मतलब किंग विलियम पे ना जाना। और उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि उनके हिसाब से ये रिस्क फ्री था, और अगर किंग विलियम एक आइलैंड नहीं मिलता तो वो लोग बहुत ज्यादा फंस जाते, उनको वापस आना पड़ता, जिससे फ्यूल की बहुत ज्यादा बर्बादी होती। लेकिन फ्रैंकलिन के इस चॉइस की वजह से वो लोग इस पैसेज की सबसे भयानक जगहों पे आ चुके थे। किंग विलियम आइलैंड की वेस्ट साइड एक फनल थी, मतलब वो लगातार छोटी होती जा रही थी और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड थे। वहां का आइस फ्लो बहुत ज्यादा खतरनाक था और वहां बहुत सारे मीडियम साइज के बर्फ के टुकड़े थे। अब वो लोग वहां से बाहर भी नहीं आ सकते, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 12 सितंबर को वो लोग वहीं फंस गए, मतलब लॉक हो गए। और साल 1846 से लेके 1847 तक की विंटर्स वो लोग वहीं पे फंसे रहे। दूसरी तरफ लेडी फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा घबरा रही थी। अब ये चीज तो पहले से ही कंफर्म थी कि उनके हस्बैंड एक सर्दी उधर बर्फों में ही बिताएंगे, लेकिन 2 सर्दी बिताना बहुत ज्यादा अजीब बात थी। उन्होंने एडमिरल्टी को ये बोला कि वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी करे, लेकिन एडमिरल्टी ये बोलती है कि सब कुछ ठीक है और घबराने की कोई भी बात नहीं है,
अब लेडी फ्रैंकलिन इससे पूरी तरीके से मंजूर नहीं होती हैं, इसीलिए वो पब्लिक के पास जाती हैं ताकि सभी लोग डिमांड रखें कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इसमें सबसे आगे थे उनके करीबी दोस्त यानी चार्ल्स डिकन सर। अब चार्ल्स डिकन उस टाइम के बहुत ही फेमस राइटर्स में से एक थे और मेरे जैसे कई यंग एस्पायरिंग राइटर्स अपनी राइटिंग में सुधार ला पाए हैं जस्ट बिकॉज हम सर की नॉवेल्स पढ़ पाए। एंड बिलीव मी, इनकी नॉवेल्स आर वर्थ रीडिंग। तो मेरे राइटर दोस्तों, इनकी कोई भी नॉवेल मत छोड़ना। अब कहानी पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे अभी भी एडमिरलिटी का कोई भी प्लान नहीं था कि वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन को तैयार करें, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन के सभी लोगों को एक रेस्क्यू ऑपरेशन की सख्त जरूरत थी। अब मई 1847 में एक्सपेडिशन के 8 सदस्य बर्फ पर चलते चलते किंग विलियम आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और वहां पे कुछ लेटर्स लिखते हैं। ऐसा लगता था कि वो लेटर्स फ्यूचर एक्सप्लोरर्स के लिए लिखे गए हैं। अब उन लेटर्स में उन्होंने ये लिखा था कि धीरे धीरे शिप आगे बढ़ रहा है और उन्होंने अपनी पिछली यात्रा के बारे में भी उस लेटर में लिखा था, जैसे बीची आइलैंड की, कॉर्नवालिस आइलैंड की। और उसमें यह भी लिखा था कि सर जॉन फ्रैंकलिन अच्छे से आगे सब कुछ कमांड कर रहे हैं। और लास्ट में लिखा था ऑल इज वेल। अब माना तो ये जाता है कि वो हैंड राइटिंग कैप्टन फिट्ज जेम्स की थी और उनके साथ 2 ऑफिसर थे और उनके भी साइन उस लेटर पर थे। अब लेटर्स खराब ना हो इसीलिए उनको संभाल कर वहां पे रखा गया था, जिससे ये चीज साफ है कि फ्यूचर एक्सप्लोरर्स के लिए ही ये लेटर यहाँ पे रखे गए थे। अब उस लेटर में कोई भी खतरे के बारे में तो बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन ये चीज बदलने वाली थी। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि जून, जुलाई और अगस्त जहाँ पे गर्मियाँ आने वाली थी और शिप को आगे बढ़ाया जा सकता था, वहाँ पे आर्कटिक ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। अब ठंड की वजह से टेरर तो एकदम बर्फ से ढक गया था, तो ज़्यादातर क्रू हीट लेने के लिए एरेबस में चला जाता है और टेरर को तो आप समझ लीजिए कि कोल्ड स्टोरेज की ही तरह यूज़ कर रहे थे। और कोल्ड स्टोरेज सिर्फ खाने का ही नहीं बल्कि लाशों का भी। जी हाँ, धीरे धीरे लोग शिप से मर रहे थे और उनकी लाशों को टेरर में ही रखा जा रहा था। अब 11 जून साल 1847 को भी कैप्टन सर जॉन फ्रैंकलिन की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जब शिप के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को लेड पॉइजनिंग और बाकी सब बीमारियों के बारे में पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब कनेडियन आर्कटिक पे कोई प्लांट लाइफ तो थी नहीं, लेकिन वाइल्ड लाइफ थी, बट वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। अब क्रू मेंबर के पास हंटिंग टूल्स तो थे, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि चाहे आर्कटिक के सील्स, पोलर बियर हो या फिर फिश हो, सबके पास बोटुलिज्म टाइप ई था। अब इससे एक बीमारी हो सकती थी। अब ये मानिए कि ये अपने आप में खुद एक बीमारी थी और मीट का एक भी पीस जो कि सही से नहीं पका या फिर अगर उसमें थोड़ा सा भी एनिमल का खून रह गया, वो किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकता था। आखिरकार 1848 की अर्ली विंटर्स आ चुकी थी और एक्सपेडिशन की अभी भी कोई खबर नहीं थी एडमिरलिटी को, इसीलिए अब उन्होंने ये प्लान किया कि वो एक एक्शन लेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब एक्शन लेने का एक रीज़न ये भी था कि पिछले 1 साल से पूरी पब्लिक बार बार चिल्ला चिल्ला के एडमिरलिटी को ये बोल रही है कि एक सर्च ऑपरेशन को तैयार किया जाए। आखिरकार 2 सर्च टीम तैयार की गई और पैसिफिक एंड और उसके साथ साथ अटलांटिक एंड दोनों के साइड से एक एक टीम को भेजा गया। उसमें जेम्स रॉस भी थे जो कि एक टीम के इंचार्ज थे। अब जेम्स रॉस आपको याद होगा तो पहले दावेदार भी थे उस एक्सपेडिशन को लीड करने के लिए। फिलहाल वो जिस शिप पे थे उसका नाम था HMS इंटरप्राइज और बेसिकली वो अपने फ्रेंड के लिए जा रहे थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रोजियर। दूसरी तरफ एडमिरलिटी ने ये ऑफर कर दिया कि कोई भी इंसान जो एक्सपेडिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आएगा कि आखिर उस शिप को क्या हुआ, उसको पूरे 10,000 पाउंड दिए जाएंगे। दूसरी तरफ शिप पे अब खाना वाना तो सब कुछ खत्म था। अब एक आखिरी चांस ये था कि वो पैदल चलकर वापस किंग विलियम पे आए। तो 25 अप्रैल साल 1848 को उन्होंने ऐसा ही किया और वहां पर आके और लेटर्स लिखे। अब उस लेटर में ये भी लिखा था कि सर जॉन फ्रैंकलिन मर चुके थे, उसके साथ साथ 9 और ऑफिसर की भी मौत हो चुकी थी और सबको जोड़कर लगभग 15 लोग मर चुके थे। लेटर में यह भी लिखा गया कि 22 अप्रैल को शिप को खाली कर दिया गया है और 105 सर्वाइवर्स फ्रांसिस क्रोजियर के अंडर 240 किलोमीटर पैदल चलकर बैक फिश रिवर आना चाहते हैं और इसी चीज़ की वो लोग ट्राई कर रहे हैं। अब वो लोग बैक फिश रिवर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे नियरेस्ट ट्रेडिंग स्टेशन है, ताकि वहाँ पे अगर लोग पहुँच जाते हैं तो उनकी जान बच सकती है।
लेकिन अब दिक्कत की बात तो ये थी कि उसमें बहुत सारे लोग बहुत कमज़ोर हो चुके थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सारे के सारे कुपोषण के शिकार थे। और आखिरकार हो भी क्यों ना, क्योंकि सभी लोग बहुत हॉरिबल सिचुएशन में रह रहे थे। ये रेबल शिप किंग विलियम आइलैंड के पास ही में थी और वहाँ से 20 लोगों की लाश मिलती है। अब लेकिन बाकी के लोग मजबूर थे, इसीलिए उन 20 लाशों को छोड़कर वो आगे बढ़ गए। अब सफ़र बहुत लंबा था और आप खुद ये इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ की सिचुएशन कैसी होगी। मतलब समुंदर, बीच बीच में पानी और ज़्यादातर बर्फ़। इसी वजह से क्रू मेंबर ने यह डिसाइड किया कि वो शिप की बड़ी बड़ी बोट्स को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन वो बोट बहुत हैवी थी और सारे क्रू कमज़ोर पड़ चुके थे। इसके बावजूद सब लोगों ने डिसाइड किया कि वो उसको ले चलेंगे। उसके साथ साथ जो बचे हुए कैंस के खाने हैं उसको भी क्रू मेंबर्स अपने साथ लेके चलेंगे उसी बोट में। अब बेचारे सब लोग कमज़ोर पड़ चुके थे क्योंकि लेड का जहर लगभग सबके शरीर में आ चुका था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कई लोगों ने दूसरे रास्ते ट्राई किए, लेकिन सब लोग चलते रहे। अब इन दूसरों रास्तों का इस वजह से पता चला कि जब हिस्टोरियंस इस एक्सपेडिशन का पता लगाने उन रास्तों पे निकले तो बहुत सारे अनओपन कैंस उन्हें बहुत अलग अलग लोकेशंस पर से मिलते हैं। अब वो अनओपन इसलिए थे क्योंकि अंदर का खाना तो सड़ चुका था। मतलब ये चीज़ साफ थी कि खाना भी उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था। अब साल 1849 के जुलाई या अगस्त के बीच एरेबस शिप की आसपास की बर्फ पिघल जाती है, तो जो वो बर्फ में फंसी हुई थी अब उससे वो फ्री हो जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इनुइट के बारे में। इनुइट एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि उस इलाके में रहते थे। ये लोग इंडिजीनियस लोग थे जो कि नॉर्थ कनाडा और आर्कटिक के उन इलाकों में रहते थे। आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि आर्कटिक में रहने वाले लोगों को ही इनुइट बोलेंगे हम यहाँ पे। अब इनुइट ने क्लेम किया कि रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी आइलैंड के पास उन्होंने 3 मास्टर्ड शिप देखी थी, जिसके आसपास कुछ गोरे आदमी थे जिनके पास गन भी थी और उनके पास एक कुत्ता भी था और उस कुत्ते का नाम था नेपट्यून। मतलब वो एक्सपेडिशन के ही लोग थे। अब 1 साल बाद यानी साल 1850 में इनुइट ने यह भी क्लेम किया था कि उनको एक और शिप मिली थी जो कि पूरे तरीके से बर्फ में फंसी हुई थी और उस शिप के अंदर से बहुत सारे लोगों की लाशें भी मिली थी। धीरे धीरे क्रू काफी ग्रुप्स में बढ़ चुका था और सभी ग्रुप भूख के मारे धीरे धीरे मरे जा रहे थे। इनुइट ने बाद में यह भी बताया था कि उनको एक 4 लोगों का ग्रुप मिला था जिनमें से एक बहुत भीषण भूख की वजह से कमजोर पड़ा जा रहा था क्योंकि उसने इंसानी मीट खाने से मना कर दिया था। फिर इनुइट के लोगों ने उन 4 लोगों को खाना दिया, लेकिन उनमें से एक कुछ ही दिनों बाद मर जाता है। लेकिन बाकी 3 मेंबर अभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते थे, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम अगस्त के महीने में बेची आइलैंड पे पहुंचती है। अब वहां पे उनको ये देखने को मिलता है कि वहां पे 3 ग्रेव थी। अब इससे उनको ये चीज पता चल चुकी थी कि एक्सपेडिशन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और मिशन लगभग फेल ही हो चुका था। अब ये 3 ग्रेव उन लोगों की थी जो कि बहुत पहले ही मर चुके थे। अब वो 3 ग्रेव्स की वजह से एडमिरलिटी में बहुत बखेड़ा समझ जाता है। अब वो लोग ये जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर उस एक्सपेडिशन के साथ हुआ क्या था। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को और मजबूत किया जाता है और उनका क्रू और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अब वो लोग उस एक्सपेडिशन को ढूंढने के लिए इतनी पावर लगा देते हैं जितनी उन्होंने पैसेज को ढूंढने में नहीं बनाई थी। साल 1850 में लगभग 11 शिप्स फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन के बारे में पता लगाने के लिए वहां से निकलती हैं। और कमाल की बात तो ये थी कि इनमें से कई सारे शिप्स के साथ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे। अब एक शिप का नाम था HMS रिजोल्यूट। ये शिप अपने सर्च में ही गायब हो गई। अब दूसरी शिप इस शिप को ढूंढने तो निकली लेकिन कभी ढूंढ ही नहीं पाई। आगे जाकर एक अमेरिकन व्हेलिंग शिप ने इस शिप को ढूंढा, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक खास चीज होती है। एक शिप थी जिसका नाम HMS इन्वेस्टिगेटर था, जिसके कैप्टन थे रॉबर्ट मैक्लेयर। अब बाकी दूसरे शिप्स की तरह ये शिप भी फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन के बारे में जानने के लिए ही निकली थी, लेकिन उसके जानने के चक्कर में ये लोग लेजेंडरी नॉर्थ वेस्ट पैसेज को ही ढूंढ डालते हैं। तो फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन को ढूंढने के चक्कर में कैप्टन रॉबर्ट मैक्लेयर वो इंसान बने जिन्होंने लेजेंडरी नॉर्थ वेस्ट पैसेज का निजात किया और हिस्ट्री बुक्स में इनका नाम आ गया। लेकिन इनके लिए भी चीजें उतनी आसान नहीं थी। लगभग 2 सालों तक ये आर्कटिक के बर्फ में फंसे रहे और आखिरकार साल 1853 में एक रेस्क्यू शिप ने इनकी शिप को बचाया। अब सच्चाई तो ये है कि कोई भी इंसान फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन से बच ही नहीं पाया था और हम फ्रैंकलिन को पूरा दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब इनुइट ग्रुप के लोगों ने कई सारे क्रू के ग्रुप्स की मदद करी थी
अब क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही थे, इसीलिए वो ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाए थे। अब फैसिनेटिंग बात तो ये थी कि इनवर्ड ग्रुप के लोगों ने जितने भी क्लेम्स क्रियो ग्रुप के लोगों से रिलेटेड किए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना तो उन्हें कभी माना, ना ही उन्हें कभी सीरियस लिया। अब क्लेम्स जैसे कि कितनों की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी, कुछ ग्रुप्स यहाँ मिले थे तो कुछ ग्रुप्स यहाँ पे, कितने क्रियो ग्रुप्स को तो खाना तक नहीं मिला था, और जैसे कि कितने लोगों की उन लोगों ने हेल्प करी थी। अब गवर्नमेंट का इसको सीरियस न लेना, इस चीज का रीजन क्या हो सकता है? शायद वो ये जताना ही नहीं चाहते थे कि उन लोगों से कोई लापरवाही भी हुई थी, जो कि हुई तो थी बिल्कुल। उन्होंने बस यही जताया कि वो एक एक्सीडेंट था क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी। लेकिन लास्ट में नॉर्थ वेस्ट पैसेज मिल जाता है। हाँ, लेकिन उसकी कीमत भी तो बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। खैर, अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है इस हिस्टोरिकल केस के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा नया चेंज पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, तभी तो हमारी अपीयरेंस और ज्यादा बढ़ेगी। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है।